ट्रांसफॉर्मेशन का आज लास्ट टॉपिक है जो कि है मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग। पहले हमें ये देखना है कि मिसिंग वैल्यूज आई क्यों हमारे डेटा सेट्स में। कुछ तो रीजन होगा कि जो मिसिंग वैल्यू आई है। मिसिंग वैल्यू अगर आपको मैं बताऊं, इनको हम बोलते हैं नल वैल्यूज या हम बोलते हैं नैन वैल्यूज। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किससे होती है? नैन नैन नाम के कीवर्ड से रिप्रेजेंट होती है ये मिसिंग वैल्यूज। इनके रीजन क्या है आने के आपके डेटा सेट में? मेनली दो रीजन है। पहला है डेटा एंट्री के टाइम कोई एरर, या हम बोल सकते हैं सर्वे कलेक्शन के टाइम। सर्वे कलेक्शन के टाइम, या दूसरा है टेक्निकल एरर, कोई ग्लिच हो गया आपके सिस्टम में जिसकी वजह से वो वैल्यू एंटर्स नहीं हुई। ठीक है, टेक्निकल एरर्स। ये दो मेन रीजन है। सर्वे कलेक्शन मतलब सपोज आप एक सर्वे कर रहे थे। ठीक है, आप क्या कर रहे थे? एक सर्वे कर रहे थे। तो उसमें आपने क्या पूछा हुआ था? नेम, जेंडर, और अगर मेल है तो वो अपनी सैलरी बताओ, और फीमेल है तो वो अपनी एज बताओ। ऐसी कुछ बहुत सारे आपने ब्लैंक्स रखे हुए थे भरने के लिए। अब जनरली एक चीज आपको ही पता होगा कि लाइक वुमेन अपनी एज बताने में हिचकिचाते हैं और मेल अपनी सैलरी बताने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने 1000 लोगों पे वो किया है तो 6-7 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फॉर्म भरते समय वो डिटेल्स नहीं डाली होंगी। ठीक है, अब उन्होंने डिटेल्स नहीं भरी तो जब आप डेटा कलेक्ट करके आएगा आपके पास, वो खाली ब्लैंक रहेगा, है ना? वो जो खाली ब्लैंक है वही तो आपकी मिसिंग वैल्यू है, क्योंकि वो भरी नहीं गई है आपकी। ओके, तो वही है, सर्वे कलेक्शन के टाइम ऐसे आपकी मिसिंग वैल्यूज आती हैं। और टेक्निकल एरर यानी कुछ भी ग्लिच हो गया जिसकी वजह से, तकनीकी खराबी जिस वजह से डेटा एंटर नहीं हो पाया। ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अब जो मेन हमारे पास है कि हम जो टेक्निक्स हैं वो किन टेक्निक से हम हैंडल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को। ठीक है, तो मेनली अगर मैं बताऊं तो दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, पहला है ड्रॉपिंग, दूसरा है फिलिंग। फिलिंग को हम एक और नाम बोलते हैं, वो है इम्प्यूटेशन। ठीक है, ड्रॉपिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पांडास में अपने, जब हम पांडास पढ़ रहे थे। ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग में भी आप दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्रॉप नैन वैल्यूज एंड ड्रॉप कॉलम। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं ड्रॉपिंग के। अब ड्रॉप नैन वैल्यूज यानी सपोज आपके डेटा सेट में आपके 1000 रोज हैं। ठीक है, 1000 रोज में से आपके पास 10 रोज में क्या डेटा मिसिंग है? 10 रोज में, ओवरऑल डेटा में 10 रोज में डेटा मिसिंग है। तो आपने क्या किया? उन 10 को हटा दिया। अब 1000 में से आप 10 को हटा दोगे तो इतना फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉपिंग आप कब करोगे? जब आपके पास स्मॉल डेटा इज मिसिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज मिसिंग। कि अब जब छोटा सा डेटा मिसिंग है, लाइक 1000 में से 10 रोज गायब हैं, तो चलता है, इतना आप ड्रॉप कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें इतना। ठीक है, और ड्रॉप कॉलम यानी सपोज आपके पास ऐसे हैं 3 कॉलम है। ठीक है, F1, F2, F3। F1 में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, F2 में भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन F3 में क्या 80% डेटा मिसिंग है। 80% मिसिंग है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि F3 को ही हटा दो पूरा, और F1 F2 के ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करो, क्योंकि F3 की जरूरत नहीं है ना जब उसमें सबसे ज़्यादा डेटा मिसिंग है। F1 F2 तो ठीक है, हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, F3 में ही है सारी मिसिंग वैल्यू, तो आप F3 को हटा दो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ड्रॉपिंग के दो टेक्निक्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पांडास में। ठीक है, ड्रॉप नैन वैल्यूज भी और ड्रॉप कॉलम भी पढ़ चुके हैं हम। ओके, अब आता है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो दो टाइप के होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के। ठीक है, पहला होगा आपका
यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन, दूसरा होगा आपका मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन, एंड थर्ड होगा आपका मिसिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, और ये आपके तीन मेजर कैटेगरी है, फिर ये सब डिवाइडेड भी हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम पढ़ेंगे यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। अगर हम देखें यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन, यूनिवेरिएट से आपको नाम ही समझ आ रहा होगा। वेरिएट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरिएट मतलब क्या होता है, फीचर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा सेट है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, एंड देन आपके पास यहाँ पे एक आउटपुट कॉलम है जो कि आपको प्रिडिक्ट करना है इन तीनों फीचर से। इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो इसमें क्या है, सपोज आपके फीचर 1 में मिसिंग वैल्यू है, फीचर 1 में क्या है, मिसिंग वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, फीचर 1 की ही बाकी वैल्यूज को यूज करके इन मिसिंग वैल्यूज को भरेगा। ठीक है, फीचर 1 की ही वैल्यूज को यूज करके, ठीक है, ये याद रखना, फीचर 1 की वैल्यूज को यूज करेगा। बट जो मल्टीवेरिएट होता है वो क्या करेगा, F2 और F3 की वैल्यूज को भी यूज करेगा इसको भरने के लिए, मिसिंग वैल्यू को भरने के लिए F1 की। ठीक है, बट इस केस में क्या है, हम यूनिवेरिएट पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो यूनिवेरिएट क्या करेगा, जो F1 में जितनी वैल्यूज हैं, सपोज आपके F1 में ओवरऑल कितने वैल्यू हैं, 1000 वैल्यूज हैं। ठीक है, टोटल कितनी है, 1000, एंड 10 मिसिंग है। ओके, तो ये क्या करेगा, 990 वैल्यूज का यूज करेगा इन 10 को भरने के लिए। ठीक है, ये आपका यूनिवेरिएट इम्पुटेशन होता है कि सेम कॉलम्स की वैल्यू यूज करेगा जो मिसिंग वैल्यू है उनको भरने के लिए। ओके, अब यूनिवेरिएट इम्पुटेशन भी आपका सब डिवाइडेड है। ओके, अब देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि आपके फीचर दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फीचर आपके कितने हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। आइदर आपके हो सकते हैं कि न्यूमेरिकल, और आपका हो सकता है कैटेगोरिकल। तो यही आपके दो टाइप हैं यूनिवेरिएट इम्पुटेशन में, कि या तो न्यूमेरिकल इम्पुटेशन करना है या कैटेगोरिकल इम्पुटेशन करना है। अब इसके अंदर टेक्निक्स हैं कि न्यूमेरिकल अगर हो तो आपको कौन सी इम्पुटेशन टेक्निक लगानी है, कैटेगोरिकल हो तो कौन सी इम्पुटेशन टेक्निक लगानी है। पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल पे हमारे पास सबसे पहले है मीन इम्पुटेशन। इम्पुटेशन को मैं IMP से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, दूसरी टेक्निक है आपकी मीडियन इम्पुटेशन। थर्ड है आपकी मोड इम्पुटेशन। फोर्थ है आपकी कस्टम, या हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू इम्पुटेशन। ठीक है, फिफ्थ है आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल इम्पुटेशन। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फिल इम्पुटेशन। ठीक है, अलग अलग हैं, फॉरवर्ड फिल इम्पुटेशन, बैकवर्ड फिल इम्पुटेशन, बट टेक्निक एक ही यूज हो रही है, तो हम इसको एक के अंदर डाल रहे हैं। अगला है हमारा इंटरपोलेशन इम्पुटेशन। ठीक है, सेवंथ है हमारा मूविंग एवरेज इम्पुटेशन, एंड जो हमारा एट्थ है वो है एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्पुटेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे न्यूमेरिकल। अगर आपके पास न्यूमेरिकल फीचर है तो आप इन 8 में से कोई टेक्निक यूज करोगे। ठीक है, और भी टेक्निक्स होती हैं, मत मेनली ये 8 यूज होती हैं। ठीक है,
सेम कैटेगोरिकल अगर हो तो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो आप? पहली तो वही है जो इसमें से है, मोड इम्प्यूटेशन। ठीक है, मोड इसे कहते हैं, या फिर कैटेगोरिकल टाइम हम इसे और अच्छे से टर्म दे सकते हैं, वो है फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कस्टम इम्प्यूटेशन, कस्टम या कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन, जो यहाँ से भी, जो न्यूमेरिकल के अंदर भी था। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड है वो है हमारे पास हॉट डेक इम्प्यूटेशन। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ है वो है प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन की टेक्निक्स हैं। 8 हमारे पास न्यूमेरिकल में है, 4 हमारे पास कैटेगोरिकल में है, कि अगर कैटेगोरिकल डेटा होगा तो आप इन 4 टेक्निक्स में से किसी का यूज़ करोगे, न्यूमेरिकल डेटा होगा तो आप इन 8 में से किसी का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब हम एक-एक करके देखेंगे सबकी मैथमेटिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम कहाँ-कहाँ पे किस टेक्निक को लगाएँगे जनरली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन इम्प्यूटेशन को। तो सबसे पहली टेक्निक है हमारी मीन इम्प्यूटेशन। मीन जैसे कि आपको पता है, मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, एवरेज को कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास कोई डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम 5 7, यहाँ पे फिर हम एक मिसिंग वैल्यू डालते हैं नैन, फिर यहाँ पे 10, फिर एक नैन डाल देते हैं, एंड देन हम एक 6 वैल्यू डालते हैं। ये आपका डेटा है कुछ 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना आपके पास? 6। मीन इम्प्यूटेशन है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो हमारा मीन होगा, सबको प्लस करना है, 5 प्लस 7, नैन को छोड़ दो, नैन को तो हमें भरना है ना, तो नैन को मत गिनो अभी। 5 7 10 6, 10 एंड 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा 6 है, बट टोटल नंबर ऑफ डेटा तो 6 है, बट हमने कि वैल्यूज कितनी ली हैं? 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, नैन वैल्यूज को आप टोटल नंबर ऑफ डेटा में मत गिनना, तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि 6 मत लिख देना नीचे टोटल नंबर ऑफ डेटा में। ठीक है, उन वैल्यूज को लिखना जहाँ जहाँ पे नैन नहीं है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि 4 में नहीं है नैन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 28/4 एंड 7। ठीक है, 7 आ गया आपका। बस इस 7 से आप मिसिंग वैल्यू भर दो, तो आपका जो न्यू डेटा आएगा मेन इम्प्यूटेशन के बाद वो होगा 5 7, नैन की जगह पे क्या भर दोगे? 7, 10, नैन की जगह पे क्या भरोगे? 7 एंड 6। बस आपका आ गया न्यू डेटा, हो गई मिसिंग वैल्यू सॉल्व। ठीक है, अब इसका देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले पांडास और नंपाई को इंपोर्ट करते हैं। देखो, आप मीन इम्प्यूटेशन, मीडियन इम्प्यूटेशन, मोड इम्प्यूटेशन आप पांडास से भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं रेकमेंड करूंगा आप करो साइकिट लर्न का यूज़। उसके अंदर एक मॉड्यूल है सिंपल इम्प्यूटर। ठीक है, उसका यूज़ करो। पांडास से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पांडास से नहीं हो सकता, बट मैं रेकमेंड करूंगा सिंपल इम्प्यूटर को। ठीक है, तो हम साइकिट लर्न से एक इम्प्यूट नाम का मॉड्यूल है, उससे हम किसको इंपोर्ट करेंगे? सिंपल इम्प्यूटर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम डेटा जनरेट किया है, जो अभी हमने देखा था अपने एग्जाम्पल में भी। ये देखो, वही एकदम 5 7 9 10। ठीक है, और 6 भी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ हेड 6 कर दूँ तब दिखेगा वो। ठीक है, ये आपका डेटा आ गया पूरा। अब सिंपल इम्प्यूटर को इनिशलाइज करोगे पहले, तो यहाँ पे जो पहली लाइन है इसमें हमने क्या किया है? सिंपल इम्प्यूटर को इनिशलाइज करा है। ठीक है, इम्प्यूटर नाम के एक वेरिएबल में सिंपल इम्प्यूटर डाला, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल होता है स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी के अंदर क्या डालेंगे? मीन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मीन इम्प्यूटेशन। ठीक है,
फिर मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट किया, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू। ये आपका वैल्यू कॉलम है, इसके बगल में एक ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू कॉलम बनाएंगे जिसमें हम साइड बाय साइड दिखा पाऊँ आपको कि वो नैन वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही जो अब तक कर रहे हैं, इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे एंड df, और यहाँ पे पास कर देंगे एक लिस्ट के अंदर वैल्यू को। ठीक है, यहाँ देखना ये 2 डबल ब्रैकेट होंगे ये। ठीक है, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है यहाँ पे, इसको ध्यान देना बस। ठीक है, तो अगर आपके पास, अगर आपको 2-3 कॉलम्स पे लगाना है सिंपल इम्प्यूटर, तो यहाँ पे आप दूसरा कॉलम पास कर सकते हो, वैल्यू 2 नाम का कोई कॉलम होगा, वैल्यू 3, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो आपने इसको रन करोगे। अब अपना हम df डॉट हेड देखेंगे तो ये देखो, हमारा मीन क्या आया था, 7 आया था। देखो यहाँ पे नैन वैल्यू थी, उसने किससे रिप्लेस कर दिया, 7 से। नैन वैल्यू थी, किससे रिप्लेस कर दिया, 7 से। ठीक है, तो मीन इम्प्यूटर ऐसे काम करता है आपका, मीन इम्प्यूटेशन। ओके, और जो अब हमारा अगला है वो क्या है, मीडियन इम्प्यूटेशन। तो मीडियन इम्प्यूटेशन देखते हैं अब। तो हमारी सेकंड टेक्निक है मीडियन इम्प्यूटेशन। मीडियन इम्प्यूटेशन जानने से पहले आपको ये समझना होगा मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है आपका, अगर इन शॉर्ट बोला जाए, सेंटर वैल्यू। अगर आपका ऐसा कुछ डेटा है, एक सिंगल लाइन में अगर कोई डेटा दिख रहा है, तो जो इसका ये सेंटर होगा ना, ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला 2 हैं, बट डिपेंड करता है कि वो है क्या, ऑड है या इवन है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑड या इवन, डेटा पॉइंट्स की। यहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स है आपको, नैन वालों को नहीं देखना, डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपके डेटा पॉइंट कितने हैं, 4। और 4 क्या होता है, इवन, इतना पता है सबको। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से दूं, तो अगर आपके पास ऐसा डेटा है, सपोज 1 2 3। ठीक है, तो इसमें डेटा पॉइंट कितने हैं आपके पास, 3। तो जब आपके पास 3 होते हैं या ऑड होता है जब भी आपके पास, ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट ऑड होता है, तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये 2 आपका, ये 2 ही आपका क्या होता है, मीडियन होता है। आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख सकते हो, मैथमेटिकल भी होता है, बट यहाँ पे आपको बस समझना है कि मीडियन आखिर होता क्या है, क्योंकि आपका सारा काम तो क्या कर रहा है, सिंपल इंप्यूटर कर देगा। वहाँ पे आपको थोड़ा ना कोई मैथ्स लगानी है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है मीडियन इम्प्यूटेशन। तो ये आपका 2 आपका मीडियन, मीडियन निकल गया। तो नैन वैल्यू किससे भर जाएंगी, 2 से। बट यहाँ पे तो हम पे क्या है, इवन है, और तो है नहीं। तो यहाँ पे हम एक इवन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इवन का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये 4 हैं इसमें। अब इसमें देखो कोई सेंटर वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, तो ये बीच की 2 वैल्यूज को उठाता है, यानी ये 2 को भी उठाएगा एंड 3 को भी उठाएगा। मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंटर। अब यहाँ पे सेंटर में 2 वैल्यू है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे तो चल सेंटर में एक थी, क्योंकि एक लेफ्ट में चली गई, एक राइट में चली गई। बट यहाँ पे 2, हम सेंटर बीच से डिवाइड नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको 2 वैल्यू मिल गई, 2 और 3। अब आप 2 और 3 को क्या कर दोगे, मीन निकाल दोगे। 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 वैल्यूज थी तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये आएगा आपका 5/2, तो 2.5। तो ये आपका 2.5 आ गया आपका मीडियन। ठीक है, तो ऑड के केस में ऐसे काम करता है मीडियन, इवन के केस में ऐसे काम करता है। ठीक है, तो हमारे केस में कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो आपका ये काम होता है कि शॉर्ट कर दो डेटा को, शॉर्ट द डेटा। अभी हमारे पास किस में है डेटा, ऐसा है 5 7 10 6। ठीक है, नैन को छोड़ दो। ये शॉर्ट है अच्छे से डेटा, नहीं है, हमें इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो डेटा शॉर्ट होगा वो असेंडिंग में होगा। तो पहले आएगा 5, देन आएगा 6, देन आएगा 7, देन आएगा 10। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट डेटा है। ओके, अब बस मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दो। इवन है इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो शुरुआत बीच की 2 वैल्यूज को लोगे, 6 एंड 7। तो 6 + 7 डिवाइड बाय 2। 2 वैल्यूज हैं ये, हमेशा डिवाइड बाय 2 ही रहेगा जब इवन का केस रहेगा। ठीक है, तो 6 + 7 कितना होता है आपका, 13। 13 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 6.5। तो बस ये आपका आंसर है। अब 6.5 भर दो, जो आपका न्यू डेटा होगा वो ऐसे कुछ होगा, 5 7, नैन वैल्यू की जगह पे भरेंगे 6.5, 10
इसकी जगह पे भरेंगे हम 6.5 एंड देन 6। ठीक है, तो ये आपकी जो नैन वैल्यू किससे भर गई, 6.5 से। ओके, तो ये आपका मैथमेटिकल अप्रोच है मीडियन इम्प्यूटेशन की। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मीडियन इम्प्यूटेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सारा। ठीक है, ये डेटा तो हमारे पास सेम ही है, तो ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, हमने सेम डेटा लिया है। आपके पास अगर ऐसे कोई, जब आप उसमें काम कर रहे होगे, क्या बोलते हैं, रियल डेटा सेट्स पे, तो ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद वापस हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम अपना इम्प्यूटर इनिशलाइज करेंगे यहाँ पे। बट अब एक चेंज होगा, आप यहाँ पे मीन की जगह क्या करोगे, मीडियन लिखोगे। ठीक है, अब इसको रन करूँगा और अब देखेंगे हम df डॉट हेड अपना, तो ये देखो 6.5 जो कि हमारा आया था मीडियन, अभी निकाला मैथमेटिकल वाले में। ठीक है, तो मीडियन ऐसे काम करता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ खास अलग नहीं है, बस स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी पूरे ऊपर की तरह सेम है, वही फिट ट्रांसफॉर्म लगाना है, इम्प्यूटर इनिशलाइज करना अपना, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है मोड इम्प्यूटेशन। हमारी थर्ड टेक्निक है मोड इम्प्यूटेशन। मोड का अगर मैं मतलब बताऊं, तो इसका सिंपल मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट। अब आप बोलोगे मोस्ट फ्रीक्वेंट का क्या मतलब है। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आने वाले को मोड बोलते हैं। और इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, बस अगर आपको डेटा में दिख रही है कि जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो आपका मोड है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है इसका, बट अगर हम डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं जनरल लैंग्वेज में, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो आपका मोड है। अपना ये वाला डेटा सेट देखो, 5 6 7 9 7 8 9 7, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 7 देखो, 1 2 3, तो आपके इस डेटा सेट का जो मोड है वो क्या है, 7। बस सिंपल सा। ठीक है, अब आपका जो न्यू डेटा होगा वो क्या होगा, मोड से आपको भर देना है, मोड इम्पुटेशन। तो जो न्यू डेटा होगा वो होगा 5 6 7। नैन वैल्यू की जगह भी आप 7 भर दोगे क्योंकि मोड आपका 7 आया है। 7 8, नैन की जगह वापस 7 7। ठीक है, तो ये आपका नैन में 7 भर गया, यहाँ पे भी 7 भर गया। बस इतना सा काम था आपका मोड का। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा जनरेट किया है। ये देखो 5 7 9 7 9 6 7। ठीक है, ये एक्स नाम का एक कॉलम बनाया मैंने। ठीक है, इस डेटा फ्रेम में ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हो। बस देखो ये कोड पूरा सेम रहेगा, बस आपको कॉलम्स के नाम चेंज करने हैं। जब आप अब रियल डेटा सेट पे काम कर रहे हो ना, कॉलम्स के नाम चेंज कर देना, बाकी कोड तो वही रहेगा। ठीक है, अब वापस हमने इम्प्यूटर इनिशलाइज किया। इस बार हमने सिंपल इम्प्यूटर में क्या डाला, स्ट्रेटजी ध्यान से याद रखना। मीन था, मीडियन था, ऐसा नहीं यहाँ पे मोड डाल दोगे। मोड की जगह क्या डालोगे यहाँ पे, मोस्ट फ्रीक्वेंट, क्योंकि मोड नाम की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नाम की स्ट्रेटजी होती है। तो ये मेन स्ट्रेटजी याद रखना, बाकी सब सेम है। यहाँ पिछली बार हमारे पास वैल्यू नाम का कॉलम था, इस बार मैंने एक्स नाम का कॉलम क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एक्स डाला है। ठीक है, और ये डबल ब्रैकेट याद रखना बस। ठीक है, ये आप इसके अंदर एक लिस्ट पास कर रहे हो, ये वाली आपकी लिस्ट है एक। यहाँ पे हमारे पास सिंगल कॉलम था, हमने सिंगल कॉलम पास किया। ठीक है, अगर आपको 3 4 कॉलम्स पे लगाना है एक साथ मोड, तो आप इसके अंदर और कॉलम्स पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। ये ऑलरेडी मैं कोड बहुत बार समझा चुका हूँ। अब देखते हैं अपना df। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हमारा मोड क्या है, 7 है, क्योंकि 7 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो देखना आपकी जो नैन वैल्यू है 7 से रिप्लेस हो गई होंगी। ये देखो ये वाली नैन किससे रिप्लेस हो गई, 7 से। सेम ये वाली नैन भी किससे रिप्लेस हो गई, 7 से। ये देखो 7 से रिप्लेस हो गई ये वाली भी। ठीक है, तो ये आपका काम करता है मोड इम्प्यूटेशन। तो हमारी जो अगली टेक्निक है वो है कस्टम इम्प्यूटेशन या कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन। तो हमारी फोर्थ टेक्निक है कस्टम इम्प्यूटेशन।
जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, कस्टम इम्प्यूटेशन या कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन, ठीक है। इसका कोई मैथमेटिकल अप्रोच कुछ नहीं है, ये आपका पूरा बेस्ड है आपके डोमेन नॉलेज, या अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके कॉमन सेंस के ऊपर, कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता है और आप उस वैल्यू, मिसिंग वैल्यूज को, आपको रीज़न पता है कि क्यों नहीं है वहाँ पे वो फिल, और आप किसी चीज़ से भरना चाहते हो, सपोज आप 0 से भरना चाहते हो सारे मिसिंग वैल्यूज को, या 1 से भरना चाहते हो, या 2 से भरना चाहते हो, 3 से भरना चाहते हो, तो आप सीधा सारी मिसिंग वैल्यूज को 3 से भर दो, ये मीन मीडियन के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको उस नॉलेज, उसके बारे में आपको नॉलेज है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो मैंने अभी प्रोजेक्ट 2 की वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक कॉलम था, मेडल नाम का एक कॉलम, ठीक है। मेडल नाम के कॉलम में क्या था, भले मैं ये थोड़ा कैटेगोरिकल में जा रहा हूँ, बट न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, ये देखो, कस्टम जो ये वाला है, ये दोनों में है, न्यूमेरिकल में भी है एंड कैटेगोरिकल में भी है। सेम मोड भी दोनों में है, कैटेगोरिकल में भी है, न्यूमेरिकल में भी है, ठीक है। तो मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप यहीं से देख सकते हो। तो मेडल में क्या था हमारे पास, सपोज हमारा ऐसा कुछ कॉलम था, गोल्ड, सिल्वर, फिर नैन थी वैल्यू, फिर वापस सिल्वर, फिर नैन, नैन एंड ब्रॉन्ज। अब देखो, आपको इसका रीजन पता है कि यहाँ पे नैन वैल्यूज क्यों आ रखी हैं, 3 नैन वैल्यूज, क्योंकि हमें पता है जो ओलंपिक्स वाला डेटा सेट पे हमने काम किया था, मेडल्स 3 ही होते हैं ना। मेडल्स कितने होते हैं हम पे, 3 ही होते हैं। क्या होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे एथलीट मेडल्स जीते ही जीते, ठीक है। कुछ लिमिटेड एथलीट्स ही होते हैं जो गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतेंगे। अब जो नहीं जीते, उनके आगे आप क्या लिखोगे, तो जो नहीं जीते तो नहीं जीते ना, तो वो हैं ये नैन वैल्यूज, जो जो एथलीट नहीं जीत पाए इनमें से कोई मेडल, ठीक है। तो हमारे उस जो मेडल वाला था, उसमें कम से कम मतलब एक 90% जो मेडल्स वाले कॉलम में थी, डेटा मिसिंग था, ठीक है। जब ओलंपिक डेटा सेट पे अपने काम किया था, 90% डेटा मिसिंग था इस मेडल वाले कॉलम में। अब वो मिसिंग क्यों था, क्योंकि देखो जनरली ये है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग ही जीत पाते हैं ओलंपिक्स में मेडल, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ नहीं जीत पाते, 90% ऑफ लोग कोई मेडल नहीं जीते थे। तो उनके, अगर वो मेडल नहीं जीते थे तो उनके जगह पे क्या लिख दिया था, नैन लिख दिया था डेटा एंट्री के टाइम पे, या उनकी वैल्यूज को खाली छोड़ दिया था। तो ये वो वैल्यूज हैं। तो हमने क्या किया था, इस नैन को किससे रिप्लेस कर दिया था, हमने इसको रिप्लेस कर दिया था अपनी डोमेन नॉलेज से निकाल के, कि नो मेडल। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे नैन वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि ये कोई मेडल नहीं जीत पाए ये एथलीट्स। तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया था किससे, नो मेडल से, ठीक है। सेम यही है कस्टम इम्प्यूटेशन, कि आप अगर अपना दिमाग का यूज करके, आपको पता है कि वो मिसिंग वैल्यूज क्यों हैं, क्या रीजन है उनका मिसिंग वैल्यू का, तो आप अपने हिसाब से उसे रिप्लेस कर दो। कस्टम इम्प्यूटेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 नैन वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे नैन वैल्यूज क्यों है, सपोज आपको पता है, ठीक है। ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डमी एग्जांपल है ये। आपको सपोज इस नैन वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, 0 से रिप्लेस करना है। जैसे वहाँ पे हमने किससे रिप्लेस किया, नो मेडल से रिप्लेस किया ना नैन को, यहाँ पे आपको 0 से करना है, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सेम आप कैटेगोरिकल भी कर सकते हो। आपको नैन को किससे रिप्लेस करना है, 0 से, याद रखना। तो बस आप अपना इम्प्यूटर इनिशलाइज करोगे यहाँ पे। अब आप स्ट्रेटजी में क्या डालोगे, कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रेटजी अब तक क्या डालते हैं, मीन, मीडियन, मोस्ट फ्रीक्वेंट। अब क्या डालोगे, कांस्टेंट, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन, कस्टम इम्प्यूटेशन या कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन। तो आपने स्ट्रेटजी डाल दी कांस्टेंट, एंड देन आप डालोगे यहाँ पे दूसरा पैरामीटर फिल वैल्यू, ठीक है। अब फिल वैल्यू के अंदर आप वो चीज़ डालोगे जिससे आपको नैन वैल्यूज को भरना है, ठीक है। अगर मेरे को नो मेडल से भरना होता तो मैं यहाँ पे नो मेडल डालता ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को किससे भरना है, अभी फिलहाल हम न्यूमेरिकल पे काम कर रहे हैं, तो 0 से भरना है मुझे। और बाकी तो आपका ये जो आप लाइन इतनी बार देख ही चुके हो अब तो, ठीक है। अब तक सारे उसमें यूज़ कर रहे हैं हम। इसको रन करेंगे। अब देखो अपना डी एफ, ये देखो नैन किससे भर दिया हमने, ये देखो 0, 0 से भर दिया। इस नैन को भी किससे भर दिया, 0 से। सेम अगर मैं यहाँ पे 2 डालता यहाँ पे, ये देखो अब नैन वैल्यू किससे भर गई, 2 से, 2 से।
और सेम आप कर सकते हो ऐसी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कस्टम वैल्यू इम्प्यूटेशन, जो आपकी डोमेन नॉलेज पे बेस होती है। अब जो हमारा अगला है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल इम्प्यूटेशन। तो हमारी फिफ्थ टेक्निक है फॉरवर्ड या बैकवर्ड फिल इम्प्यूटेशन। तो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड फिल इम्प्यूटेशन। कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सा लॉजिक है, इसमें भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद, किससे रिप्लेस करेंगे, लास्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और ये लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू नॉन मिसिंग होनी चाहिए मतलब। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। देखो, पहला आपका जो नया डेटा सेट बनेगा मिसिंग वैल्यू भरने के बाद, वो क्या बनेगा, देखो पहले तो 5 आएगा, 5 का 5 आ जाएगा यहीं। ठीक है, अब यहाँ पे नैन वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे से नैन वैल्यू दिखी एक, तो ये फॉरवर्ड फिल क्या करेगा, अपने पीछे एक वैल्यू देखेगा। ठीक है, लास्ट ऑब्जर्व यानी अपने पीछे, लास्ट यानी पीछे की तरफ। तो इसको लास्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है इसे, 5 मिल रहा है। तो इस नैन वैल्यू किससे भर देगा ये, 5 से। ठीक है, अब 7, ठीक है तो 7 का 7 उतर जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे वापस नैन वैल्यू आ गई, तो ये वापस लास्ट ऑब्जर्व देखेगा। लास्ट ऑब्जर्व क्या थी हमारी, 7। लास्ट ऑब्जर्व अगर मैं बोलूँ नॉन मिसिंग वैल्यू, वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए थी जो लास्ट ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 था, ये नॉन मिसिंग थी, ऑलरेडी थी ना डेटा में। यहाँ पे नैन था, तो नैन ने क्या देखा, लास्ट ऑब्जर्व, तो यहाँ पे भी 7 उतार दिया। अब 10 आ गया, 10 का 10 आ गया, 10 तो मिसिंग नहीं था, यहाँ पे मिसिंग है एक, तो ये क्या 10 को उतार देगा यहाँ। लास्ट ऑब्जर्व देखेगा ना यहाँ पे, लास्ट ऑब्जर्व अपने से एक पीछे वाली वैल्यू को देखता है। अगर अपने से पीछे वाली वैल्यू भी इसकी नैन थी, तो उससे भी पीछे वाली को देखेगा, फिर उससे पीछे वाली को, ऐसे वाले में। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपका डेटा ऐसा कुछ है 1 2 नैन एंड नैन 4 नैन एंड 5। ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा, आपका जो न्यू डेटा होगा वो क्या होगा, 1, 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पे नैन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे नैन वैल्यू थी ना, तो ये अपने से एक पीछे वाले डेटा को ले लेगा, तो इस वाली नैन वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 2 से। अब यहाँ पे नैन वैल्यू है, ये नैन वाली वैल्यू इससे ले सकता था, बट ये ऑलरेडी नैन थी उस समय। ठीक है, तो आप इसको नहीं ले सकते, तो ये किससे लेगा, 2 से ही लेगा ये भी। तो ये वाली नैन भी किससे बन जाएगी, 2 में। ये फोर्थ ऑलरेडी था यहाँ पे, 4 का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे नैन है तो अपने से एक पीछे वाली वैल्यू को लेगा। अब इसके पीछे क्या है, 4, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट थी, नैन तो नहीं थी ना ये वाली, तो ये आ जाएगा 4 एंड देन 5। तो ये आपका न्यू डेटा होगा ऐसा। ये फॉरवर्ड फिल ऐसे काम करता है। अब सेम हम देखेंगे बैकवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल नाम से पता चल रहा है इसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे क्या था, लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ पे होगा आपका नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। वहाँ पे लास्ट था, यहाँ पे नेक्स्ट है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। 5 का तो 5 आ जाएगा यहीं पे। अब यहाँ पे नैन है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखेगा, ये बैकवर्ड फिल है ये, तो ये 7 को देखेगा। फॉरवर्ड में क्या देख रहा था, 5 को देख रहा था, बैकवर्ड में किसको देखेगा, 7 को, इसको देखेगा 7 को। तो यहाँ नैन की जगह क्या आ जाएगा, 7, 7 का 7 अपने आप आएगा ही। यहाँ पे नैन है तो नेक्स्ट वाले को देखेगा 10, तो ये नैन किसको देखेगा, 10 वाले को, तो 10 को ले आएगा नैन रिप्लेस करके, तो 10 का तो 10 है। अब यहाँ पे नैन वैल्यू है, अब इसके नीचे कोई डेटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पे डेटा खत्म हमारा। ठीक है, अब इसके नीचे कोई नहीं है इसको देखने के लिए, तो ये नैन का यहाँ पे नैन ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि बैकवर्ड फिल में अगर लास्ट आपका डेटा नैन है तो वो नैन का नैन आएगा, फिर वो नैन वैल्यू हटेगी नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट आपकी बहुत कम नैन वैल्यूज बचेंगी, पूरी तरह से नहीं हटा पाएगा लेकिन बहुत कम बचेंगी। ठीक है, लॉजिक सेम है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, बस यही कि लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू एंड नेक्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू। थोड़ा ध्यान से देखना कि बैकवर्ड नेक्स्ट को देखता है, फॉरवर्ड लास्ट को देखता है। थोड़ा नाम से ही हो सकता है कि फॉरवर्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं,
तो ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड, लास्ट, बैकवर्ड, नेक्स्ट। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ डेटा जनरेट किया, ठीक है। ये आपका ऐसा कुछ डेटा है जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, वैसी डेटा है ये, ठीक है। तो ये कॉलम का नाम क्या है, एक्स, डीएफ में एक्स कॉलम है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, पांडास का यूज़ करेंगे, क्योंकि पांडास से इजी हो जाता है। सिंपल इंप्यूटर से अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है इसको, फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल को। पांडास में एक लाइन का कोड है बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, इस एक्स के बगल में फॉरवर्ड फिल नाम का एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस एक्स पे मैं लगाऊंगा फिल एन ए। फिल एन ए के बारे में हमने ऑलरेडी पांडास में पढ़ चुका है, ठीक है। उसके अंदर आपका एक पैरामीटर है मेथड करके, मेथड इक्वल टू लिखोगे एफ फिल, एफ फिल यानी फॉरवर्ड फिल। इसको अप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब अपना डीएफ देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे नैन था तो इसने अपने लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू यानी 5 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे नैन था, लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू यानी 7 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे नैन था, अपनी लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू यानी 10 से रिप्लेस कर दिया नैन को, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड फिल ऐसे काम कर रहा है। अब हम बैकवर्ड फिल देखते हैं। सेम वही कोड लगाओगे पूरा, बस यहाँ पे बी फिल लिख दोगे, वहाँ पे एफ फिल था, यहाँ पे बी फिल। अब देखते हैं अपना, देखो यहाँ पे नैन था तो नेक्स्ट वाले से देगा यानी 7, तो ये 7 से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे नैन था यहाँ पे तो अगले से देखेगा 10, 10 से रिप्लेस हो गया। नैन था यहाँ पे तो अगले यहाँ पे कोई है कुछ है नहीं, तो ये नैन का नैन ही रह गया यहाँ पे बैकवर्ड फिल में, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फॉरवर्ड फिल एंड बैकवर्ड फिल, ओके। सो अब हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक होगी इम्प्यूटेशन की, वो होगी इंटरपोलेशन इम्प्यूटेशन। सिक्स्थ टेक्निक है, वो है इंटरपोलेशन इम्प्यूटेशन। तो अब तक जो आपने पहले 5 टेक्निक्स पढ़ी हैं वो बहुत इजी थी, मतलब नॉर्मल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लग रहा था और कुछ इतना कुछ टफ था नहीं, ठीक है, बेसिक से चीज़ें थी। बट यहाँ से जो 3 टेक्निक्स आएंगी वो थोड़ी सी एडवांस होंगी, ठीक है। सबसे पहली है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है लीनियर, पॉलिनोमियल एंड स्प्लाइन, ठीक है। हम मेनली लीनियर की तरफ देखेंगे क्योंकि लीनियर 90% टाइम आपकी लीनियर यूज़ होगी। लीनियर सिंपल होती है समझने के लिए, फास्ट होती है। आप जब एडवांस में जाओगे तो आप पॉलिनोमियल भी सीख सकते हो, स्प्लाइन भी सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इंटरपोलेशन देखेंगे, वो भी लीनियर वाली बस। और 90% टाइम आपका इससे काम बन जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब इंटरपोलेशन होता क्या है, इंटरपोलेशन मतलब मान लो आपके पास अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं, आपके पास ग्राफ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। इंटरपोलेशन में क्या होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। आप इस पॉइंट्स के बीच में घूमता रहेगा आपका जो पॉइंट होगा, और यहीं के इनके बीच में से एक पॉइंट को वो निकालेगा, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आगे पीछे घूमता रहेगा वो आपके, एंड वहां से में कोई एक पॉइंट निकाल के दे देगा हमें, और उस पॉइंट को आप रिप्लेस कर दोगे उस मिसिंग वैल्यू से। इन शॉर्ट यही करता है इंटरपोलेशन। 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में घूमेगा और वहां से आपको एक वैल्यू निकाल के दे देगा, ओके। बस ये काम है इंटरपोलेशन का, और उसको आप मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे उस पॉइंट को। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सपोज मैं एक डेटा जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस बार इंडेक्स भी जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि अब इंडेक्स की भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 1 से स्टार्ट होती है, ओके। तो यहाँ पे मैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये आपका इंडेक्स कॉलम हो गया। यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए मैथमेटिकली, वहाँ पे तो आपका मैथमेटिकल काम आपका अपने आप हो जाता है सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा है, ये हो गया आपका 5, फिर आपकी एक नैन वैल्यू है, फिर एक आपकी 7 है, फिर नैन है, फिर आपका 10 है, फिर नैन है, एंड देन ये 15, ठीक है।
ये आपका डेटा है। अब हम इसको जिस डेटा से रिप्लेस करेंगे वो आपका न्यू डेटा नाम का एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे हम। इससे हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जब हम अपना सारा इंटरपोलेशन टेक्निक लगा लेंगे। तो ये आपका डेटा हो गया। ये आपकी इंडेक्स हो गई 1 से लेके 7 तक। 1 रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, 2 रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 9 को, 3 7 को एंड सो ऑन। अब आपके हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इंटरपोलेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी इंडेक्स पे आपका मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन सी इंडेक्स पे मिसिंग वैल्यू है। पहला आपका स्टेप होगा आइडेंटिफाई इंडेक्स ऑफ मिसिंग वैल्यू। तो सबसे पहला होगा आपका इंडेक्स 2, ठीक है, इंडेक्स 2। फिर देन आपका होगा इंडेक्स 4, इंडेक्स 4। देन आपका होगा इंडेक्स 6, राइट, इंडेक्स 6। ये वाला स्टेप हो गया आपका। सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, इंडेक्स 2 के लिए। तो हम करेंगे इंडेक्स 2 पे फॉर इंडेक्स 2। अब इंडेक्स 2 के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे। अब आप पहले जो इंडेक्स 2 जो आपकी मिसिंग है उसके आगे की वैल्यू देखो और पीछे की वैल्यू देखो। आपकी मिसिंग वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है आपकी 2 9 वाली। तो आप इसकी आगे की देखो एंड पीछे की वैल्यू देखो। तो आपको क्या पॉइंट्स मिले, 1,5। इनको आप एक साथ रख दो और दूसरा आपका क्या है 3,7। इन नीचे वालों को एक साथ रख दो एक ब्रैकेट में। तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच से आपको एक इंटरपोलेटेड वैल्यू निकालनी है। जो कि मैंने बताया ना ए और बी पॉइंट्स चाहिए थे हमें। तो ये आपका ए पॉइंट मिल गया, ये आपका बी पॉइंट मिल गया, और इन दोनों के बीच में घूम घूम के वो एक वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। इसीलिए हमें इंडेक्स की जरूरत थी इसमें 1,5 3,7। दूसरा काम हो गया आपका। अब फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें आपको सपोज करना है कि जो आपका ये इंडेक्स 2 है ना, इसको हम ले लेते हैं 2 को क्या ले लेते हैं हम के। ये 2 को आपको के मानना है। ये आपके हो गए x1 y1, ये 3 हो गया आपका x2, 7 हो गया आपका y2, ठीक है। इन्होंने आपने इसको ये मान लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होगा आपका y1 प्लस k माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ये आपका इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला है जो कि आप इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन में लगाते हो, ठीक है। इंटरपोलेशन बहुत टाइप की होती है बट हम लीनियर पढ़ रहे हैं। इजी था फॉर्मूला है। आपको वैल्यू सारी पता है यहाँ पे x1 y1 x2 y2 सारी पता है, k की वैल्यू पता है, बस फॉर्मूले में लगा दो इस वैल्यूज़ को। तो जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे इसको तो हमारा ऐसा कुछ आएगा। अगर मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ इसे, इंडेक्स कितना था हमारा 2, और 2 को क्या हम ले रहे हैं k, ठीक है। और वहाँ पे हमारे क्या थे x1 y1 क्या थे हमारे 1,5 एंड x2 एंड y2 क्या थे हमारे 3 एंड 7, ठीक है। वैल्यू सारी है आपके पास, फॉर्मूले में लगा दो। सबसे पहले क्या था y1 प्लस, तो y1 यानी 5 प्लस k माइनस x1, k कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1, देन y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 5, ठीक है। फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 1। बस लग गया आपका फॉर्मूला। बस अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करो इसे। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका समथिंग अराउंड 5 प्लस
2/2, आई थिंक 2 - 1 2। हाँ 2/2 आ रहा है। ओके, तो 2/2 1 5 1 6। तो इंडेक्स 2 के लिए आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 6 आ रखा है इसको आप भर दोगे यहाँ पे 6। तो यहाँ पे तो आपका 5 था ही ऑलरेडी, यहाँ पे हमने 6 क्या कर दिया, इंटरपोलेट कर दिया। यहाँ पे आपका 7 था ही ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमें एक और नैन वैल्यू मिली इंडेक्स 4 पे। ठीक है, ये इंडेक्स 4 पे मिली। तो इसके भी आप ऊपर और नीचे देखोगे आपको सेम पॉइंट मिलेंगे, के आपका 4 होगा, सेम फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, आप सेम फॉर्मूला लगाओगे जब इंडेक्स 4 के लिए, तो इसमें इंडेक्स 4 में आपका क्या होगा, ये आपका के होगा, आपका x1 y1 क्या होगा पहला 3, 7। x1 y1 कौन सा होता है, जो पीछे वाला पॉइंट होता है, यानी 3 आपकी इंडेक्स, 7 आपका डेटा। पर ऐसी सेम आपका x2 एंड y2 क्या होगा, डेटा में देखोगे तो इसके आगे वाला कौन सा है 5, 10। 5, 10 सेम इस पे आप वही फॉर्मूला लगाओगे। इसमें क्या होगा 7 प्लस समथिंग जो भी आएगा आपका 7 प्लस, फिर आएगा आपका 4 - 3, 10 - 7, 5 - 3। ठीक है, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको कैलकुलेट करोगे समथिंग अप्रॉक्स 8.5 आएगा। ठीक है, तो 8.5 को आप कहाँ भर दोगे, इसकी जगह पे। यहाँ पे तो 10 है ही आपका, ये आपकी मिसिंग वैल्यू भर गई 8.5 से। फिर सेम आप इसके लिए करोगे, इसके लिए आप खुद लगाना एक बार, ये 6 वाले के लिए इंडेक्स के लिए। तो आपका पहला पॉइंट होगा 5, 10, दूसरा पॉइंट होगा 7, 15 और 6 आपका क्या होगा के। फिर आप यहाँ पे एक वैल्यू, आप यहाँ पे आप एक नैन वैल्यू को भर दोगे और यहाँ पे आपका 15 होगा। तो इसको आप खुद कैलकुलेट करना मैथमेटिकली। ठीक है, तो हमारा ऐसे काम करता है इंटरपोलेशन इम्प्यूटेशन, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि कैसे काम करता है। 2 पॉइंट लिए उसने, उसके बीच में से एक वैल्यू देता है हमें। ठीक है, और वो वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करके देता है, इसके ऊपर। बट वही है कि ये वाला हमारा कौन सा था, लीनियर इंटरपोलेशन। ऐसी बहुत सारी इंटरपोलेशन टेक्निक है, पॉलिनोमियल है, स्प्लाइन है, और भी शायद एक दो और होती हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो इन फ्यूचर। तो सब इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है इसका। देखो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने मैथमेटिकली किया है। ये देखो 5, 7, 10, 15, सेम वही डेटा दिख रहा है, एक्स नाम का कॉलम है यहाँ पे एक। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इतनी बार। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके बगल में कॉलम क्रिएट करूंगा एक्स ट्रांसफॉर्म नाम का। ठीक है, मैं एक्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ क्या, एक फंक्शन है इंटरपोलेट, पाइथन के अंदर ही है, इंटरपोलेट नाम का है। मेथड में क्या डालूंगा मैं, लीनियर। हमने लीनियर पढ़ा है तो हम क्या डालेंगे, लीनियर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेथड इक्वल टू लीनियर डाल दिया, रन करा। अब देखो अपना डीएफ, ये देखो पहली वाली नैन वैल्यू की जगह पे हमारा क्या आया था 6, यहाँ पे भी देखो क्या आया 6, मतलब हमारा फॉर्मूला सही था वहाँ। यहाँ पे 7 था, ठीक है। नैन वैल्यू की जगह क्या आया 8.5, ये देखो 8.5। यहाँ पे नैन वैल्यू की जगह क्या है 12.5। तो मतलब अगर आप इसको फॉर्मूले पे लगाते, ये फॉर्मूला लगाते जब आप, मैंने कहा मैथमेटिकली, तो आपका क्या वैल्यू आती है यहाँ पे 12.5 एंड देन 15। तो आप इसको अपने जब रियल डेटा सेट से उन पे भी लगा सकते हो, बस यहाँ पे कॉलम्स के नाम चेंज कर देना, बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कोड वगैरह। तो हमारी नेक्स्ट एंड सेवन्थ टेक्निक है मूविंग एवरेज इम्प्यूटेशन। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट ही कर रहा है, मूविंग एवरेज, चलता हुआ एवरेज निकालना है। मतलब आपको डेटा के साथ साथ जाते जाते, डेटा में साथ साथ जाते जाते उसका एवरेज भी कैलकुलेट करते रहना है साथ साथ में। मीन इम्प्यूटेशन में तो क्या था, आपने सारे डेटा को लिया एक साथ, मीन निकाला और भर दिया उसे। मूविंग एवरेज थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एक डेटा यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो आपका डेटा है सपोज 5,
8, देन आपके पास एक नैन वैल्यू है, देन आपके पास है 12 एंड देन 15, देन आपके पास एक नैन वैल्यू है एंड देन आपके पास 20 एंड 22। ठीक है, हम ये डेटा ले लेते हैं आपका। यहाँ लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई और ये आपका न्यू डेटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करने के बाद भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मूविंग एवरेज में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वो क्या होती है आपके पास, विंडो एंड दूसरी होती है आपके पास मिनिमम पीरियड। विंडो क्या होती है, सपोज अगर मैंने एक सेट किया विंडो अगर मैंने सेट किया विंडो इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका 3 का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अगर आपकी नैन वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारी नैन वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमने 3 सिलेक्ट किया है, एक तो ये नैन 3 में से एक वैल्यू तो आपकी क्या होगी, 3 में से एक आपकी क्या होगी, नैन होगी, बची आपकी 2। तो वो बाकी आपकी दो कौन सी वैल्यू होंगी, वो आपकी दो होंगी प्रीसीडिंग वैल्यू। यानी ये जो नैन वैल्यू आ रही है, इससे पहले की दो वैल्यूज, पहले की दो वैल्यूज कौन सी है, 5 एंड 8, 5 एंड 8। तो इस विंडो इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि पहली तो हो गई आपकी नैन वैल्यू, दूसरी हो गई आपकी 5, तीसरी हो गई आपकी 8। यानी उस नैन वैल्यू से पीछे की दो वैल्यूज को विंडो बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों का यूज होने करके आपका निकलता है मूविंग एवरेज। मतलब अगर विंडो इक्वल टू 4 होता तो आपके यहाँ पे 3 वैल्यूज आती, फिर उन 3 का यूज करके आपका मूविंग एवरेज निकलता। वैसे अगर 5 होता, 7 होता, 8 होता, जितना भी। अभी के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसलिए 3 लिखा है। ठीक है, अगली चीज है मिनिमम पीरियड। मिनिमम पीरियड अभी हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं इसे मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1। मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1 क्या है, मतलब है यहाँ पे हमें नैन वैल्यू मिली। ठीक है, अब ये देखेगा कि जहाँ पे नैन वैल्यू आ रही है, क्या उससे पहले हमें एक नॉन नल वैल्यू है हमारे पास। ये मिनिमम इक्वल टू 1 यानी हमारे पास एक नॉन नल वैल्यू है। तो आप नैन से पीछे देखो, आपके पास है एक नॉन नल वैल्यू, 8 है ना आपके पास। ठीक है, तो मतलब चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप मिनिमम पीरियड इक्वल टू 4 कर दे, सपोज आपने 4 कर दिया, तो जहाँ पे आपको नैन वैल्यू मिली है, इससे पहले आपके पास 4 नॉन नल वैल्यू होनी चाहिए, 4 नॉन नल वैल्यूज। तो यहाँ पे तो हमारे पास इससे पहले कितनी, दो ही है नॉन नल वैल्यूज। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें नैन वैल्यू मिली, इससे पहले हमें ये देखना है कि 4 नॉन नल वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो ही हैं सिर्फ, 4 नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने 4 सेट किया हुआ है ऐसे, इसलिए हम इससे क्या करेंगे, सेट 1। ठीक है, अभी के लिए 1 कर रहे हैं, वो आपका डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि आप कैसे सेट करना चाहते हो, आपके डेटा पे डिपेंड करता है। अभी तो हमने बस छोटा सा डेटा ले रखा है। ठीक है, विंडो को मैंने बता दिया। अब इसी को लेके यहाँ पे चलते हैं, विंडो इक्वल टू 3 और मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये वाला कैलकुलेट करनी है, नॉन नल वैल्यू, सबसे पहली वाली। तो इसके लिए क्या करोगे आप, विंडो इक्वल टू 3 है आपकी, पहली तो आपकी नैन हो गई, दो आपको चाहिए 5 और 8। तो 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, एवरेज ऐसे निकालते थे आप। 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना होगा आपका, 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 यानी 6.5। तो यहाँ पे आएगा आपका 5, यहाँ पे आएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा आपका 6.5। ठीक है, अब 12 आ गया, 15 आ गया, यहाँ पे 12 लिख दिया, 15, यहाँ पे एक और नैन वैल्यू आ गई। ठीक है, वापस विंडो इक्वल टू 3 है, यानी दो पुरानी वैल्यू लोगे, क्योंकि एक तो नॉन नैन खुद है, एक तो नैन खुद है, बाकी बची दो। तो दो क्या होगी, उससे पहले की दो, नैन से पीछे की दो। तो क्या हम पे 12 और 15, तो 12 प्लस 15 डिवाइड बाय, कितनी थी हम पे, दो वैल्यूज हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 15 प्लस 12 27, तो 27/2, तो ये आएगा थिंग 13.5।
तो यहाँ पे आएगा आपका 13.5 एंड 20 एंड 22। अब आपको समझ आ रहा होगा मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं। ये आपकी नल वैल्यूज को भर दिया गया है यहाँ पे 6.5 एंड 13.5, क्योंकि साथ साथ में जाते जाते एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। मतलब इसका एवरेज इसने इन दो का यूज करके कैलकुलेट कर दिया, इसका एवरेज ने इन दोनों का यूज करके कैलकुलेट कर दिया। मतलब साथ साथ में एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं कि एक साथ डेटा का कर रहा है कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, मैंने विंडो बता दिया 3। अब सपोज आपके पास विंडो 5 होता, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो विंडो इक्वल टू 5 होता, तो एक तो क्या होती है आपके पास जो नैन वैल्यू है, ठीक है, बाकी बचे 4। तो मतलब बाकी बचे वो 4 क्या होते, प्रीसीडिंग वैल्यूज, प्रीसीडिंग वैल्यूज, प्रीसीडिंग वैल्यूज यानी नैन वैल्यूज से पीछे की 4 वैल्यूज जो हैं वो होती है आपकी ये 4 वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका विंडो काम और मिनिमम पीरियड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही कुछ डेटा जनरेट किया, बस थोड़ा सा और ज़्यादा डेटा जनरेट किया है। जैसे आपका 5, 8 नैन, 12, 15 नैन, 20, 22 नैन, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितनी नैन वैल्यू मिल रही है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे एक्स फील्ड करके। ये हमारा एक्स कॉलम था जो आपको यहाँ दिख रहा है, और इसके बगल में एक क्रिएट करेंगे हमें एक्स फील्ड करके। उसके बाद हम एक्स के ऊपर ये लगाएंगे डॉट फिल एन ए। पांडास में हम पढ़ चुके हैं फिल एन ए के बारे में। अब यहाँ पे हमारा आता है मेन काम, मूविंग एवरेज किसका कैलकुलेट करना है। मैं मूविंग एवरेज डी एफ एक्स का, डी एफ एक्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। मैं आपको यही वाला कोड लिख कर देखता हूँ पहले। ठीक है, कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं रन करूँ, ये देखो इसने क्या किया है, डी एफ एक्स डॉट रोलिंग, रोलिंग यानी वही मूविंग एवरेज, रोल करते करते आगे जाएगा। ठीक है, मतलब 5, 8 है, फिर रोल करेगा इस पे, फिर आगे रोल, फिर आगे, फिर आगे, एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा मतलब। ठीक है, फिर मैंने जो आपको दो चीज़ें बताई, विंडो इक्वल टू 3, मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1, और फिर उसका डॉट मीन लगा दिया। एवरेज कैलकुलेट करना है ना हमें, डॉट मीन। मैथ्स पाइथन के अंदर पहले ही फंक्शन है एक डॉट मीन करके, डॉट मिन हो गया, मैक्स हो गया, ऐसी एक डॉट मीन करके भी है। ठीक है, तो इसने हमें करके कैलकुलेट करके दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके किसके अंदर रखा है, फिल एन ए के अंदर, फिल एन ए के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया हमने इसे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, डी एफ एक्स डॉट रोलिंग विंडो इक्वल टू 3 कॉमा मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1 डॉट मीन। इसको कैलकुलेट करेंगे एंड अब डी एफ देखेंगे अपना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे नैन था, यहाँ पे नैन था, 6.5 से रिप्लेस हो गया। यहाँ देखो 6.5 से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे 13.5 से रिप्लेस हो गया ये वाला। 12 और 15 को इसने अकाउंट में लिया, क्यों, क्योंकि विंडो इक्वल टू 3 है। तो एक तो ये हो गया आपका ये वाला नैन। अब पीछे की दो वैल्यूज लेगा, तो पीछे की दो वैल्यूज क्या होंगी आपकी, 12 एंड 15, और इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर देगा, तो आपका आएगा 13.5। सेम अगर इस वाले नैन को देखोगे तो ये अपने पीछे की दो वैल्यू लेगा, 20 एंड 22, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 21। कर दो 20 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, तो आपका आएगा 21। ठीक है, तो इसने 21 से रिप्लेस कर दिया इसे। बस यही आपका मूविंग एवरेज है, कि साथ साथ में एवरेज निकालता रहता है ये। ठीक है, बहुत ईजी सा है। आप इन पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हो और अपने डेटा के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। विंडो अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है तो विंडो चेंज कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, कि आपको पिछले 10 वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, या कुछ भी कर दो आप। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है आपके कहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, उस हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो इन दोनों पैरामीटर को। ठीक है, यहाँ पे तो हमने रैंडम डेटा ले रखा था, जब आप रियल डेटा सेट पे काम करोगे तो कॉलम्स के नाम चेंज वगैरह कर देना यहाँ पे, कि अगर जो भी कॉलम का नाम है इस पे कॉलम का नाम चेंज कर देना। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट टेक्निक है न्यूमेरिकल डेटा के लिए, वो है एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन। हमारी लास्ट एंड
8 टेक्निक है न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, वो है एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन। अब देखो ये क्या यूज करने वाला है हमारा, एक कंसेप्ट है जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ अब तो, क्वांटाइल, या हम कह सकते हैं परसेंटाइल। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला क्वांटाइल और परसेंटाइल, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग की। ओके, तो हम पे देखो दो रूल होते हैं जो यूज होते हैं मेनली। एक होता है 5 to 95, एक होता है 10 to 90। 5 to 95 परसेंटाइल, अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूँ, एंड 10 to 90 परसेंटाइल। अब देखो मैं जनरली बताता हूँ ये करता क्या है एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन। ठीक है, सपोज आपके पास एक, ये आपके पास पूरा ओवरऑल डेटा है, एक लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा है। आप क्या निकालोगे, 5th परसेंटाइल निकालोगे। ठीक है, सपोज आपका जो 5th परसेंटाइल आ रहा है वो यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, वो 5th परसेंटाइल आ रहा है यहाँ कहीं। सेम आप क्या निकालोगे, 95th परसेंटाइल निकालोगे। तो जो आपका 95th परसेंटाइल आ रहा है वो आपका यहाँ कुछ आ रहा है। ठीक है, और एक तो आप निकालोगे मीडियन, अपने पूरे डेटा का मीडियन निकालोगे। ठीक है, तो जो आपका मीडियन आ रहा है वो यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें निकाल दी आपने। अब देखो इसका काम क्या है कि अगर जो आपका डेटा मिसिंग है, जो आपका डेटा मिसिंग है, अगर वो 5th परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में आता है, इनके बीच में आता है बिटवीन, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मीडियन से। ठीक है, अगर वो इधर इसके बीच में आता है यहाँ तक, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मीडियन से। बट अगर वो लेस देन 5th परसेंटाइल हुआ, ठीक है, अगर वो लेस देन 5th परसेंटाइल हुआ, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 5th परसेंटाइल से ही रिप्लेस हो जाएगा वो। ठीक है, अगर वो इससे छोटा हुआ, मतलब यहाँ पे छोटा हुआ इससे 5th परसेंटाइल से, तो वो जो भी वैल्यू है वो 5th परसेंटाइल से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और सेम 95 वाले केस में भी, कि अगर 95 से ज़्यादा हुआ, कि अगर 95 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 95th परसेंटाइल से ही रिप्लेस हो जाएगा। लाइक मतलब अगर ये है और इससे बड़ी कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 95th परसेंटाइल से। यही आपका एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन है। ठीक है, इन शॉर्ट आपका यही है। अब मैं इसको अगर न्यूमेरिकल बताऊं, तो सपोज आपके पास यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेते हैं। तो डेटा में हमारे पास क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, नैन, 45, नैन, 55। ठीक है, आपका ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो 10 to 90 वाला रूल ले रहा हूँ। ठीक है, काम सेम करता है। ठीक है, 50 या 95 ले लो या 10 to 90 रूल ले लो, आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस 10 वाले को मान लेता हूँ पी लो, लो। ठीक है, तो 10th परसेंटाइल निकालोगे आप इस डेटा की। ठीक है, ये पहले तो शॉर्ट करोगे डेटा, लेकिन हमारा ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो आप इसका 10th परसेंटाइल निकालोगे। तो 10th परसेंटाइल मैंने निकालना ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो हमारा जो 10th परसेंटाइल होगा वो क्या होगा, 15। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 15। ऐसे ही आप निकालोगे यहाँ पे पी हाई, यानी 90th परसेंटाइल निकालोगे, 90th। तो जो 90th परसेंटाइल आ रही है वो आपकी आएगी 50। गॉट इट। अब
मिसिंग वैल्यू देखो कहाँ पे है। पहली मिसिंग वैल्यू कहाँ है? यहाँ। ठीक है। और दूसरी मिसिंग वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे देखना, ये जो आपको दो मिसिंग वैल्यूज मिल रही हैं आपको, बाकी तो आपको वैसे ही भर दोगे आप, जो न्यू डेटा आएगा उसमें 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब ये नैन वैल्यू है, ये देखो आपको देखने से पता चल रहा है 15 से 50 की रेंज में आ रही है। तो आप इसे किससे रिप्लेस कर दोगे? जो भी आप यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया मीडियन, बट सपोज आपका मीडियन आ रहा है 25 आ रहा है आपका मीडियन, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। तो इसको किससे रिप्लेस कर देगा ये? 25 से। बाकी 45 एज इट इज आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे नैन वैल्यू है। अभी देखो लग रहा है कि रेंज के बाहर जा रही है 50 के, तो ये उसको किससे रिप्लेस कर देता है? पी हाई से, यानी 50 से रिप्लेस कर देगा। एंड 55। ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ होगा इसमें। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखोगे आप, ज़्यादा समझ आएगा इसमें। ठीक है, इसमें मैथमेटिकली इतना कुछ है नहीं, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा इसमें। तो अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये देखो सेम डेटा सेट लिया मैंने, ये आप जो मैंने मैथमेटिकली दिखाया आपको 10, 15, 20, 35। ठीक है। ये एक्स नाम का कॉलम क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, जो अब तक कर ही रहे थे हम। अब हम सबसे पहले निकालेंगे पी लो एंड पी हाई, जो मैंने आपको बताया 10th एंड 90 वाला रूल लगा रहे हैं। वैसे यहाँ पे आप 5 कर सकते हो, तो आप इसे क्या कर दोगे? 0 पॉइंट, अगर आपको 5th परसेंटाइल निकालना है तो 0.05 कर दोगे। ठीक है, बट अभी मैं 10th परसेंटाइल वाला रूल लगा रहा हूँ, 10 to 90 वाला। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, डॉट क्वांटाइल लगा सकते हो, डॉट परसेंटाइल भी आता है एक, वो भी लगा सकते हो, बट अभी हम क्वांटाइल पे देखते हैं। इसको रन करते हैं। अब मैं अगर अपना पी लो और पी हाई चेक करूँ, इसको मैं कॉपी एंड देन पी हाई, सॉरी, ये देखो 13.5 से लेके 48 तक आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे हमने अपने इसमें लिया था, हमने किससे लिया था? 15 से 50 तक, बट ये एक्यूरेट नहीं थी, ये मैंने एज्यूम किया था। ठीक है, ये एज्यूम किया था मैंने, अप्रॉक्स लिया था। बट जो रियल वैल्यूज थी, जो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाली हैं पूरा फॉर्मूला लगा के, वो क्या है? 13.5। एंड ये क्या है हमारा? 48.5। ये आपकी रियल वैल्यूज है, रेंज जो हमने मैथमेटिकली निकाली है। ठीक है, वो मैंने सबसे क्लोजेस्ट ली थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 48, सॉरी, 48.5 नहीं, 48.0। ओके। तो ये आपकी रेंज है 13.5 से 48.0 तक। ओके। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबको क्या भर दोगे? मीडियन से भर दोगे। ठीक है, सबको क्या करोगे? मीडियन से भर दोगे। फिर उसमें ये चेक करोगे, जहां जहां पे एक्स की वैल्यू, देखो पहले तो आपने सबको मीडियन से भर दिया। ठीक है, जो भी मिसिंग वैल्यूज थी ना, जैसे यहाँ पे जो, सपोज मैं अभी इस वाले को ही ले रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, अभी सबसे पहले उसने 50 को नहीं लिया हुआ था। ठीक है, इसने इस 50 को भी किससे भर दिया था? नैन वाली वैल्यू को 25 से भर दिया। गॉट इट? इसने इसे 25 से भरा हुआ है अभी। अभी के लिए मान लो ये पहली लाइन की मदद से हमने मीडियन लगा दिया। अभी हमने सबसे पहले बस मीडियन इम्प्यूटेशन किया है। मीडियन इम्प्यूटेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस समय हमने सिंपल इम्प्यूटर से किया था। यहाँ पे आप देख लो पांडास से कैसे करते हो आप मीडियन इम्प्यूटेशन। ठीक है, हमने ये पांडास से कर रखा है, मीडियन इम्प्यूटेशन हो गया यहाँ पे। अब हमने इन दो लाइनों में क्या किया है? इन दो लाइनों की मदद से हमने ये किया है कि जहां पे भी कि डी एफ एक्स की वैल्यू पी लो से कम है, ठीक है, वहां पे क्या करे ये? पी लो यानी 13.5 से ही इसको एक्सचेंज कर दे। ठीक है, तो अब जो ये वाली लाइन है, ये पी हाई वाली, ये भी इसने ऐसी किया कि जब ग्रेटर हो तो पी हाई से एक्सचेंज कर दो एक्स इम्प्यूटेड में। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा वाला कॉलम था, इसको मैं अभी के लिए एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक्स इम्प्यूटेड है। अब देखो पहले ये 25 कर दिया था इसने से,
चलो ये तो ठीक है, ये तो उसी रेंज में आ रहा है तो ठीक है 25। अब ये रेंज के बाहर जा रहा है, लेकिन इसे इसने ओरिजिनली तो क्या 25 कर दिया था इसे, ओरिजिनली इसे 25 कर दिया था। बट जो हमने ये वाला कोड लिखा है और उस कोड में अब जो हमने ये डाला है एक्स इम्प्यूटेड, ये एक्स इम्प्यूटेड ने क्या किया है, जो ये ओरिजिनल 25 था इसको चेंज करके क्या कर दिया 48, ये किया है इसने। और सेम अगर हम पे कोई पी लो भी कोई वैल्यू होती तो उसको भी वो 13.5 से ऐसे एक्सचेंज करता। मतलब ओरिजिनली उसने इसे 25 बनाया, लेटर उसने चेंज करके 48 बना दिया, जो हमने दूसरी लाइन लगाई है। ओके, तो ये ऐसा कुछ काम करता है आपका एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्पुटेशन। तो अब इसको हम रन करते हैं और अब अपना डीएफ देखते हैं। ये देखो, ये आपका जो 6 थी यहाँ पे जो नैन वैल्यू आ रही है इसने 27.5 से रिप्लेस किया इसे, यानी मीडियन से। मीडियन आपका 27.5 था, यहाँ पे मैंने 25 एज्यूम किया था बट रियलिटी में 27.5 है, क्योंकि वहाँ मैंने कोई मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया था उसे। ठीक है, तो इसने 27.5 से रिप्लेस कर दिया, इसने इसको भी 27.5 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, ठीक है, क्योंकि ये भी रेंज में है। यहाँ पे तो हमें पता नहीं था ना कि ये रेंज में है, हमें लगा रेंज के बाहर जा रहा होगा तो इसलिए हमने 48 से कर दिया। बट यहाँ पे तो पांडास ने मैथमेटिकली इंटरनली सॉल्व किया है तो उसे पता है कि ये रेंज के बाहर नहीं जा रहा है, तो इसने इसको भी 27.5 से किया। बट जो आप ये देखोगे 55, हाँ मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, मैंने वहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। ये जैसे 55 है, 55 तो हमें पता चल रहा है साफ रेंज के बाहर है 48 के, तो ये 55 को किस में चेंज कर देगा 48 में। ठीक है, आपका पूरा डेटा चेंज होगा। ऐसे ही जो आपका ये पी लो है, ठीक है, तो ये आपका 10 भी किस में चेंज होगा 15 में, क्योंकि 10 क्या है रेंज के कम आ जा रहा है ना, 15 से 50 तक है रेंज, तो मतलब 15 से यहाँ से शुरू हुई है रेंज, तो ये आपका 10 कम है, तो इसको भी आप 15 में चेंज करोगे। ठीक है, ये मैं चीज़ मैंने वहाँ पे थोड़ा मैं भूल गया था वहाँ पे बताना, बट ये याद रखना सारी वैल्यूज चेंज होगी, ओवरऑल वैल्यूज चेंज होगी आपके ओरिजिनल डेटा में भी। ठीक है, तो ये देखो 10 को इसने किससे रिप्लेस किया 13.5 से, 13.5 जो हमारा पी लो निकला था ना, और 15 तो ठीक है, 20 भी ठीक है, 25 ठीक है, 30 ठीक है, 35 ठीक है, ये मीडियन से चेंज हो गया है, ये 45 ठीक है, ये मीडियन से चेंज हो गया 27.5, और ये आपका 48.0 चेंज हो गया पी हाई से। तो ऐसा आपका मीडियन इम्पुटेशन काम कर रहा है। बस ये थोड़ा यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एक्स इम्प्यूटेड नाम का कॉलम बनाया, उस पर क्या लगा दिया मीडियन लगा दिया। ठीक है, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है। मैं इसको रीरन करता हूँ, ये आपका डेटा निकला और मैंने यहाँ पे पी लो निकाला, पी हाई निकाला, और इस बार बस मैंने मीडियन लगाया शुरुआत में। ठीक है, और अब मैं मीडियन को देखता हूँ, यहाँ देखो अभी ये ऐसा कुछ आपका डेटा फ्रेम 10 का 10 ही है, ये 10 चेंज नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि हमने वो पी लो और पी हाई वाला नहीं लगाया अब तक। अभी सिर्फ इसने क्या किया, सबको मीडियन से चेंज कर दिया, 27.5 27.5, अभी पूरा मीडियन इम्पुटेशन लगाया आपका। मान लो जो सेकंड टेक्निक पड़ी थी ना वो लगी अभी मीडियन इम्पुटेशन, अभी एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्पुटेशन नहीं लगा। जब आप ये दो लाइनें लगाओगे, ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, जब भी आपकी एक्स की वैल्यू पी लो से कम हो, यानी एक्स यानी यहाँ पे ये 10 की वैल्यू, पी लो कितना था हमारा 13.5, कम है ना, 10 13.5 से कम है, तो क्या करेगा ये एक्स इम्प्यूटेड में, यानी एक्स इम्प्यूटेड वाला कॉलम है उसमें क्या चेंज करेगा, वैल्यू को पी लो के अंदर चेंज कर देगा। यानी जो आपका ये 10 है ये आपका क्या बन जाएगा 13.5। और सेम पी हाई के साथ भी होगा, जब इसको रन करोगे और अब डीएफ देखोगे, अब देखो चेंज हो गया। पहले ऊपर देखना, ये देखो 10, यहाँ पे 13.5, लास्ट वैल्यू देखो 55, लास्ट वैल्यू यहाँ देखो 48.0, ये हो गया आपका एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन। तो हमने यहाँ पे आठों के आठों टेक्निक पढ़ लिए न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन के लिए। अब हमें ये देखना है कि कौन सी टेक्निक को आप कब यूज़ करोगे, डेटा पे डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कोई भी टेक्निक लगा दो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये लगाओ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया तो रहे कि आपको लगाना क्या है, ऐसी कब तक लगाते रहोगे रैंडमली 8 टेक्निक्स है ना।
तो अब देखते हैं कब किसको यूज़ करना है। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा। तो ये टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करोगे। ठीक है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं मेनली, MAR एंड NMAR। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिसिंग एट रैंडम, MAR। ठीक है, तो इसमें जो मिसिंगनेस होती है, मतलब जो डेटा में मिसिंगनेस आई है ना, वो किसकी वजह से आई होती है? जो डेटा में मिसिंगनेस आई है वो किसकी वजह से आई है? ऑब्जर्व डेटा की वजह से, ऑब्जर्व्ड डेटा। अब आप बोलोगे ऑब्जर्व डेटा क्या हुआ, अनऑब्जर्व क्या हुआ? ठीक है, दो टाइप के डेटा होते हैं, ऑब्जर्व डेटा, अनऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा जिसके पास आपकी सारी डिटेल्स हैं, मतलब जिस डेटा वो आपके पास कलेक्टेड है। अनऑब्जर्व डेटा जिसको आपको निकालना है या कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उससे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो, एक सर्वे कर रहे हो। ओके, सर्वे में आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स के क्या हैं? टेस्ट स्कोर्स हैं। ओके, और आप उन स्टूडेंट से क्या पूछ रहे हो? उनका स्टडी आवर्स, कि उन्होंने कितने घंटे पढ़ा है। ओके, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें जो आपका ऑब्जर्व डेटा है वो क्या है? टेस्ट स्कोर्स, क्योंकि आपके पास क्या है? अवेलेबल है। ये आपके पास अवेलेबल है और ये आप कलेक्ट कर रहे हो। स्टडी आवर्स क्या कर रहे हो आप? कलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट से ना, ये कलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो मिसिंग डेट, अब देखो ये क्या होगा। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि देखो, जनरल सी चीज है। अगर किसी बंदे के लो स्कोर आ रखा है, ठीक है, उसके मार्क्स कम है, और आप उससे पूछ रहे हो कि कितने घंटे पढ़ा है उसने, बहुत चांसेस है कि वो नहीं बताएगा कि उसने कितने घंटे पढ़ा है। ठीक है, शर्म के कारण या कुछ भी हो सकता है, तो रीजन है ना, हम रीजन की तरफ नहीं जाते, लेकिन चांसेस है कि वो नहीं बताएगा अपना रीजन कि कितने घंटे पढ़ा है उसने। ठीक है, उसने नहीं बताया आपको, तो डेटा क्या हो गया यहाँ पे? मिसिंग हो गया, उसने बताया ही नहीं आपको, तो यहाँ पे क्या हो गया? डेटा मिसिंग। ठीक है, तो बस ये जो स्टडी आवर्स है आपका, इसमें आ गया आपका मिसिंग डेटा। ये हो गया आपका टेस्ट कोर्स, क्या हो गया? ऑब्जर्व डेटा। तो वही है, इसका मतलब जहां पे जिस डेटा में आप मिसिंगनेस को ऑब्जर्व डेटा से एक्सप्लेन कर पाओ कि डेटा में मिसिंगनेस क्यों है, मतलब स्टडी आवर्स में मिसिंगनेस क्यों है, टेस्ट स्कोर्स की वजह से। आप रिलेट कर पा रहे हो ना, बाकी कॉलम की वजह से मेन कॉलम में हमारे मिसिंगनेस आ गई। इन शॉर्ट बोलूं तो अगर आपके किसी कॉलम में मिसिंगनेस आ रही है और अगर आपको लग रहा है कि वो मिसिंगनेस किसी और कॉलम के इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है, तो वो आपका है मिसिंग एट रैंडम। ओके, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब बाकी कॉलम का इन्फ्लुएंस होता है आपके डेटा के मिसिंग होने के पीछे। ओके, स्टडी आवर्स क्या था आपका? अनऑब्जर्व डेटा था। ठीक है, ये तो आप कलेक्ट कर रहे थे ना, तो स्टडी आवर्स क्या था आपका? अनऑब्जर्व डेटा। और ये आपके पास ऑलरेडी था टेस्ट कोर्स, तो ये था आपका ऑब्जर्व डेटा। ओके, अब लेते हैं हम NMAR का। तो NMAR में क्या होता है? उल्टा, इसमें जो मिसिंगनेस है वो किसकी वजह से है? अनऑब्जर्व डेटा की वजह से, अनऑब्जर्व डेटा की वजह से। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब हुआ इसका? तो इसमें ये मतलब है कि जो मिसिंग वैल्यूज के मिस मतलब जो मिसिंग डेटा है आपके उसमें, उसके पीछे जो मिस हुआ है वो, उसके पीछे उसी का हाथ है, अपना ही हाथ है, मतलब किसी और कॉलम का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उसकी अपनी गलती की वजह से वो मिसिंग है वहाँ पे वैल्यू। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल की वजह से समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे आप एक सर्वे कर रहे हो। ठीक है, एक और हम सर्वे का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सर्वे से हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना जनरली। और आप क्या पूछ रहे हो? इनकम पूछ रहे हो सबकी। आप कुछ लोगों से उनकी इनकम पूछ रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों ने अपनी इनकम बता दी, बट सपोज कुछ आपने कुछ अमीर लोगों से पूछी उनकी इनकम। और जनरली ये चीज़ होती है कि अमीर लोग अपनी इनकम नहीं बताते।
अमीर लोग अपनी इनकम नहीं बताते, तो आपके डेटा में क्या आ गई, मिसिंग डेटा आ गया। उन्होंने अपनी इनकम नहीं बताई। अब देखो, उन्होंने अपनी इनकम नहीं बताई, तो इसमें किसी और कॉलम का इन्फ्लुएंस आया, किसी और फैक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं आया? आया क्या? नहीं आया। क्यों? मतलब उन्होंने खुद ही नहीं बताई, तो मतलब उन्होंने अपनी इनकम नहीं बताई, तो इनकम वाले कॉलम की गलती है कि इनकम का डेटा मिसिंग है। ठीक है? इतना समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मोटा मोटा ये बोल रहे हैं कि बाकी किसी कॉलम का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा डेटा के मिसिंग होने के पीछे। ठीक है? तो आप इनकम कलेक्ट कर रहे हो ना, सर्वर में इनकम कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, अनऑब्जर्व डेटा। जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, वो अनऑब्जर्व डेटा, जैसे कि स्टडी आवर्स के केस में था। ठीक है? इसको आप कलेक्ट कर रहे थे, तो बस वही है कि जो मिसिंगनेस है वो अनऑब्जर्व डेटा की वजह से ही है, किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, उसकी खुद की वजह से ही वो मिसिंगनेस है, क्योंकि आपने इनकम पूछी उसने बताई नहीं, तो डेटा मिस हो गया वहां पे। किसी और चीज का थोड़ा ना इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, जैसे यहाँ पे टेस्ट स्कोर का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था कि लो स्कोर था इसलिए बता नहीं रहा था सामने वाला। ठीक है? यहाँ पे किसी ऐसा कुछ पड़ रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, यहाँ पे डायरेक्टली जो इनकम वाला कॉलम है उसी का अपने पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है? तो बस यही है इसका मतलब। एक और बार मैं समरी में बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो मिसिंग एट रैंडम है, उसका मतलब ये होता है कि जब आपके डेटा में मिसिंग है, किसी कॉलम में डेटा मिसिंग हो रखा है, और उस मिसिंगनेस के पीछे कुछ और कॉलम्स का हाथ है या इन्फ्लुएंस है, तो मिसिंग एट रैंडम है। और नॉट मिसिंग एट रैंडम का मतलब, जब डेटा में कोई मिसिंग चीज हो रखा है बट किसी दूसरे कॉलम का हाथ नहीं है, तो वो NMAR डेटा है। ओके? सो ये याद रखना, ये टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा है। ओके? ठीक है? तो हमने सबसे पहली टेक्निक कौन सी पढ़ी थी, मीन इम्प्यूटेशन। सबसे पहले मीन इम्प्यूटेशन पढ़ा था हमने। अब मीन इम्प्यूटेशन यूज कब करना चाहिए, यूज कब करना चाहिए? सबसे पहले तो जब आपके पास MAR डेटा हो। ठीक है? मिसिंग एट रैंडम डेटा हो। दूसरा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब या आप ये दूसरा वाला देख लो, अगर आपको आप MAR डेटा को अच्छे से समझ नहीं भी आ रहा, तो जहाँ पे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है डेटा में, तो मीन इम्प्यूटेशन काम कर लेता है। ठीक है? मीन इम्प्यूटेशन काम कर लेता है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका डेटा। ओके? और इसके फायदे क्या है हमारे पास, एडवांटेज क्या है मीन इम्प्यूटेशन के? पहला तो ये सिंपल है। ठीक है? फास्ट है। नॉर्मल सा तो फॉर्मूला है इसमें मीन निकालने का, है ना? यही आपके ये। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे ऑफ कोर्स। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होती हैं ये चीज़ें पुरानी वीडियो में, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं काम करेगा। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, अच्छे खासे आउटलायर्स हैं, ठीक है, तो भी काम नहीं करेगा। ठीक है? या फिर आपका अगर डेटा NMAR है, तो भी काम नहीं करेगा। मतलब मेन यही है कि अगर डेटा में आउटलायर और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप मत लगाओ। क्यों लगाना है फिर मेन इम्प्यूटेशन? ठीक है? तो ये आपका यूज केस है कि कब लगाना है। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है डेटा में, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देख लो मीन इम्प्यूटेशन, काम कर जाएगा वो वैसे मेरे हिसाब से वो। ठीक है? क्योंकि जनरली आपके पास जितना डेटा होता है वो जनरली MAR डेटा ही होता है। अभी जितना आप काम करोगे डेटाज में, MAR डेटा होगा वो। अब अगला हमने क्या पढ़ा था इसके बाद, सेकेंड टेक्निक हमने क्या पढ़ी थी, मीडियन इम्प्यूटेशन। ठीक है? अब मीडियन इम्प्यूटेशन कब यूज करना है आपको, यूज कब करना है, जब आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उसका उल्टा, मेन इम्प्यूटेशन का उल्टा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है? और जब आपके डेटा में अच्छे खासे आउटलायर्स भी हों, आउटलायर्स भी हैंडल कर लेता है ये। ठीक है? मीडियन इम्प्यूटेशन क्या है, आउटलायर्स को हैंडल कर लेता है इजी। ठीक है? अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है,
रोबस्ट टू आउटलायर। रोबस्ट मतलब आउटलायर्स का इफेक्ट नहीं होता इस पे ज़्यादा, ठीक है। और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा है ये। नॉन नॉर्मल भी किसके लिए? स्क्यूड के लिए। तो जो एडवांटेज है वही इसके यूज केस भी हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डिसएडवांटेज अब ये है कि मान लो अगर आपके डेटा के जो फीचर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, मतलब हमने कोरिलेशन निकालना सीखा था ना। अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, मतलब मान के चलो अगर आपके पास दो कॉलम है, आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, और आपके पास एक कॉलम है पास या फेल, ठीक है, ये आपका आउटपुट कॉलम है, ठीक है। आवर्स ऑफ स्टडी में क्या है, मिसिंग वैल्यूज है काफ़ी, ठीक है, इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं। अगर आप इसको मीडियन से भर दोगे, अब देखो आवर्स ऑफ स्टडी जितना जो पढ़ेगा, जनरली क्या होता है, जो जितना पढ़ेगा उतना उसके पास होने के चांस है, जितना कम पढ़ेगा उतना फेल होने के चांस है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब आपका सपोज रिलेशनशिप कितना आ रहा है, 0.9 कुछ रिलेशनशिप आ रहा है। कोरिलेशन वगैरह पढ़ा था हमने ईडीए में, पांडास में भी पढ़ा था। 0.9 का रिलेशनशिप आ रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा। तो दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मीडियन इंप्यूटेशन क्या करता है, रिलेशनशिप को अकाउंट में नहीं लेता अपने, ठीक है। वो वैल्यूज को भर देगा बट वो रिलेशनशिप को प्रिजर्व नहीं करता, ठीक है। तो इसका यही डिसएडवांटेज है कि रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स इज नॉट प्रिजर्व, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। बट वही है कि अगर आपको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है या आपके डेटा में अच्छे खासे आउटलायर्स है तो आप मीडियन इंप्यूटेशन लगा लो, क्या पता अच्छा डेटा, क्या पता काम कर जाए, ठीक है। और दूसरा तो इसका वही है कि एम वगैरह हो डेटा तो लगा सकते हो। बट मेनली यही है कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीडियन लगाओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन लगाओ, या क्लोज टू नॉर्मल है तब भी मीन लगाना। अब जो हमने थर्ड पढ़ा था वो था हमारे पास मोड इम्प्यूटेशन। अब देखो, मोड इम्प्यूटेशन का जनरली हम न्यूमेरिकल वाले में बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल कॉलम है तो बहुत कम यूज़ करेंगे। मोड इम्प्यूटेशन आप ना के बराबर यूज़ करने वाले हो, ठीक है, ये तो मान लो। ये जनरली कब यूज़ करोगे, जब आपके पास कैटेगोरिकल हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको कि न्यूमेरिकल में भी मोड यूज़ हो सकता है, कैटेगोरिकल में भी हो सकता है। बट वो ये कि न्यूमेरिकल में आप बहुत कम बार यूज़ करोगे, ठीक है। जब आपके पास कैटेगोरिकल फीचर्स हैं तभी ये मोस्ट इफेक्टिव रहता है। न्यूमेरिकल में जा 90% टाइम्स फेल कर देगा ये, ठीक है। इसका वही डिसएडवांटेज भी यही है कि नॉट गुड फॉर कंटिन्यूस डेटा। अगर आपका कंटिन्यूस डेटा है, मैं कंटिन्यूस डेटा वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा के लिए बेकार है। कंटिन्यूस या एक तरह से मान लो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा के लिए अच्छा काम नहीं करता मोड इम्पुटेशन, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और ये भी वही चीज़ है, अब क्यों नहीं करता कंटिन्यूस डेटा के लिए अच्छा काम, क्योंकि वही है, ये मीडियन से भी खराब रिलेशनशिप प्रिजर्व करता है। मीडियन तो जैसे थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रख भी देता होगा क्या पता, बट मोड इम्पुटेशन तो बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं, जीरो रिलेशनशिप रहेगा द फीचर्स के बीच में, ठीक है। क्योंकि इसको क्या रहता है कि मतलब जो आपको ज़्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही है उसको भर देगा सब में मिसिंग वैल्यूज में, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई रिलेशनशिप बचता ही नहीं है। अब जो हमने फोर्थ टेक्निक पढ़ी थी, अब फोर्थ टेक्निक में तो मैं क्या ही बताऊँ इसमें, वो थी कस्टम या कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन। अब इसका यूज केस तो ऐसा कुछ सच है नहीं, बस यही है कि जब अगर आपके पास क्या है, डोमेन नॉलेज है, जो कि मैं ऑलरेडी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको जो जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज है, सपोज अगर मेडिकल डेटा सेट कुछ काम कर रहे हो आप और मेडिकल लाइन के बारे में आपको नॉलेज है और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई मिसिंग वैल्यू है और आपको लग रहा है कि ये मिसिंग वैल्यू किसी रीज़न की वजह से है,
और इसकी जगह पे हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, तो बस आप वो डाल देना उसकी जगह। ठीक है, आप कस्टम इम्प्यूटेशन कर सकते हो कि मतलब एक सिंगल वैल्यू से सारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो। अब जो हमारा फिफ्थ जो हमने पढ़ा था वो था हमने फॉरवर्ड या बैकवर्ड फिल। ठीक है, अब ये कब यूज करना है, इसको जनरली यूज करोगे जब आपके पास सिक्वेंशियल डेटा हो। अब आप बोलोगे सिक्वेंशियल डेटा क्या होता है? सिक्वेंशियल डेटा यानी अगर मैं बताऊं टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने टाइम सीरीज डेटा के बारे में। ठीक है, मतलब जिसमें डेट एंड टाइम से रिलेटेड डेटा हो। क्यों सिक्वेंशियल? मतलब देखो, आप स्टॉक मार्केट का डेटा देख रहे हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट का डेटा जनरली कैसे होगा, मैं आर वाइज में नहीं दिखा रहा आपको, डेट वाइज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे होगा 23/01/01, ऐसी 2023/01/02, 23/1/03, ये देखो एक एक करके बढ़ रहा है ना। ये है 1 जनवरी 2023, 2 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023। तो ऐसे में अगर आप फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल लगाओगे तो मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल किस हिसाब से बढ़ता है वैल्यूज को, आगे और पीछे की वैल्यूज को देख के। ठीक है, तो इस केसेस में बेस्ट रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीरीज का ऑर्डर को मेंटेन रखता है। ठीक है, सीरीज के ऑर्डर को मेंटेन रखता है ये। और वही है कि डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर डेटा इज नॉन सिक्वेंशियल, अगर डेटा सिक्वेंशियल नहीं है तो अच्छा काम नहीं करेगा ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड फिल। ठीक है, बस वही है कि अगर सिक्वेंशियल डेटा है तो लगा सकते हो आप टाइम, वरना अगर नॉन सिक्वेंशियल है तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। लगा के देख सकते हो, काम कर रहा है अच्छा तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो फिर गलत हो गया फिर वो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये कौन सी टेक्निक थी हमारी, सिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरपोलेशन, इम्प्यूटेशन। इंटरपोलेशन में भी हमने बस एक ही टेक्निक पढ़ी थी, वो थी लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, और भी होती है स्प्लाइन और पॉलिनोमियल, बट हम लीनियर को देखते हैं। ठीक है, लीनियर को कब यूज करना है, जैसे नाम से पता चल रहा हो कि जब डेटा क्या है, फॉलो अ लीनियर पैटर्न। जब डेटा में एक लीनियर पैटर्न हो तब। ये भी इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जो ये है ये प्रिजर्व करता है रिलेशनशिप, प्रिजर्व रिलेशनशिप, बट किस में, सिर्फ लीनियर डेटा में। नाम से ही लीनियर पता चल रहा है, लीनियर इंटरपोलेशन इम्प्यूटेशन, तो लीनियर डेटा में। अब लीनियर डेटा क्या होता है, लीनियर डेटा ये है कि अगर आप सपोज फीचर वन है आपका यहाँ और फीचर टू है आपका यहाँ, या आउटपुट फीचर कुछ भी ले रहे हो, कि अगर फीचर वन बढ़ रहा है तो फीचर टू भी बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ डेटा होगा आपका वो। अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ में कि फीचर वन जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, फीचर टू की वैल्यू ऊपर ऊपर जा रही है उतनी। ठीक है, ये हमें पता चल गया ग्राफ से कि मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इन शॉर्ट। जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल से लें कि ऐसा है कि आवर्स ऑफ स्टडी, जो मैंने पिछले एग्जांपल लिया, जैसे आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ रहे हैं उसके पास होने के चांस भी क्या है, बढ़ रहे हैं। तो ये आपका लीनियर रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, वैसे अगर आवर्स ऑफ स्टडी घट रहे हैं तो पास होने के चांसेस भी घट रहे हैं, तो ये आपका लीनियर रिलेशनशिप हो गया कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। और ये कब काम आता है जनरली, ये भी टाइम सीरीज डेटा पे अच्छा काम करता है।
टाइम सीरीज डेटा पे भी अच्छा काम करता है, या अगर लीनियर डेटा है तो अब भी अच्छा काम करेगा। बट टाइम सीरीज डेटा जनरली लीनियर ही होता है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा लीनियर ही होता है, इसलिए अच्छा काम करता है टाइम सीरीज डेटा पे। ये अप्लाई कर सकते हो टाइम सीरीज डेटा पे। अब डिसएडवांटेज क्या है? सिंपल है कि अगर डेटा नॉन लीनियर है तो मत लगाओ। डिसएडवांटेज क्या है? नॉन लीनियर डेटा पे काम नहीं करता अच्छे से, नॉट इफेक्टिव। नाम ही उसका लीनियर वो है, इंटरपोलेशन इम्प्यूटेशन, तो वो नॉन लीनियर पे कैसे काम करेगा? ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरपोलेशन इम्प्यूटेशन। उसके बाद हमने जो सातवीं टेक्निक पढ़ी थी वो थी मूविंग एवरेज इम्प्यूटेशन। ठीक है, ये आपका मूविंग एवरेज इम्प्यूटेशन है। इसके बाद ये भी किसके लिए यूज सही है कि जब आपके डेटा टाइम सीरीज डेटा ही, अब मैं इसको ऐसे कैसे बताऊं कि स्मूथ कर्व रहते हैं वगैरह वगैरह, टाइम सीरीज डेटा पे अच्छा काम करता है। ठीक है, मूविंग एवरेज मिले तो आप टाइम सीरीज डेटा, अगर मैं बोलूँ टाइम सीरीज डेटा पे बेस्ट कौन सा काम करता है तो वो मूविंग एवरेज ही काम करता है बेस्ट। ठीक है, फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल से भी अच्छा काम करता है। अभी अब जो हमने पहला वाला पढ़ा, इससे पहले वाला जो मैंने टाइम सीरीज डेटा के बारे में बताया, इंटरपोलेशन वाला, इससे भी अच्छा काम करता है। मतलब बेस्ट जो चॉइस है आपके पास टाइम सीरीज डेटा के लिए वो है मूविंग एवरेज। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे टाइम सीरीज डेटा में ऐसा होता है ना, आपके पास जनरली आपके पास अगर आप स्टॉक का कभी देख रहे हो, ऐसे जाता है स्टॉक ऊपर फिर घटता है, फिर नीचे ऊपर जाता है फिर घटता है, स्टॉक का ऊपर जाता है फिर घटता है, नीचे ऊपर नीचे होता रहता है डेटा। तो वो क्या करता है, इन ट्रेंड्स को, इनको ट्रेंड्स बोलते हैं ना जनरली, हम अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में बोले तो इनको ट्रेंड्स को कैच कर लेता है वो, इनका रिलेशनशिप पैटर्न पकड़ लेता है मूविंग एवरेज वाला टेक्निक ना, इनका पैटर्न पकड़ लेता है वो। ठीक है, तो इसलिए वो प्रिजर्व कर पाता है ट्रेंड्स का। अगर वो पैटर्न पकड़ ले तो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप भी प्रिजर्व कर देगा इजी। ठीक है, कि मतलब टाइम के साथ स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब नॉट सुटेबल या डिसएडवांटेज कब है, कि कब इसे यूज, यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज कब है कि जब जो मिसिंग वैल्यू है वो सिक्वेंशियल ना हो। ठीक है, क्योंकि टाइम सीरीज क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है। अब सिक्वेंशियल नहीं है, सॉरी, नॉन सिक्वेंशियल अगर है तो डिसएडवांटेज है। नॉन सिक्वेंशियल, ओके, सिक्वेंशियल डेटा पे सही काम करेगा, अगर सिक्वेंशियल नहीं है, अगर नॉन सिक्वेंशियल है, ठीक है, तो नहीं करेगा। तो अब हमारी अगली टेक्निक जो हमने पढ़ी थी वो थी एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन। ओके, अब ये कब सूटेबल है, इसका यूज कब है? जब आपके डेटा में आउटलायर्स हो अच्छे खासे, ठीक है, आउटलायर्स हों, या आपको ऐसा लग रहा है कि डेटा में क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, डेटा में क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज जा रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर आपका ऐसा डेटा है, ठीक है, अगर आपका ऐसा डेटा है तो ज़्यादातर वैल्यूज क्या है, इस वाले पॉइंट्स में लाई कर रही है, मतलब एंड एंड पॉइंट्स पे लाई कर रही है। ठीक है, तो तब आपका बेस्ट रहता है ये वाला चॉइस, एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन। ठीक है, जब आपकी जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो कोने कोने में लाई कर रही है, मतलब या तो बहुत हाई जा रखी है या बहुत ही लो जा रखी है। क्योंकि हमने पढ़ा भी था ना, एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये सारी लो वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, हाई वैल्यूज को यहाँ कन्वर्ट कर देता है, इसलिए बेस्ट है वो। ठीक है, और एडवांटेज क्या है इसके?
एडवांटेज तो वही है कि आउटलायर्स के अगेंस्ट रोबस्ट है, रोबस्ट टू आउटलायर्स। एंड डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके, कि जब अगर डेटा में नो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, कि अगर डेटा में अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है ही नहीं, तो वो ये तो फिर सिंपल मीडियन इम्प्यूटेशन ही बन जाएगा ना। अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है तो एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन क्या करता है, मीडियन की तरह ही तो काम करता है। बस जो एंड वाले हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करके, एंड वालों को कॉन्ट्रैक्ट करके फिफ्थ परसेंटाइल और 95th परसेंटाइल पे ले आता है। ठीक है, बट बीच वाला काम तो उसका क्या होता है, मीडियन इम्प्यूटेशन वाला ही काम होता है। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है ही नहीं तो ये तो मीडियन इम्प्यूटेशन ही बन जाएगा। फर्क थोड़ा ना है फिर, सेम ही चीज हो गई फिर तो, मीडियन इम्प्यूटेशन एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशन, फर्क क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कौन सी टेक्निक को कब यूज करना है। जनरली अगर मैं बताऊं तो आप जनरली आप ये यूज करोगे ज़्यादा, मीन इम्प्यूटेशन एंड मीडियन इम्प्यूटेशन, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा पे बात कर रहा हूँ, यूनिवेरिएट न्यूमेरिकल डेटा पे। ठीक है, बाकी ये कस्टम इम्प्यूटेशन तो है ही, बट अभी जब हम मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन पढ़ेंगे उसमें हम एडवांस टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल हमने कर दिया, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे अगला कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। उसमें हमारे पास 4 टेक्निक है। मोड हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कस्टम इम्प्यूटेशन में बता चुका हूँ, क्योंकि कस्टम इम्प्यूटेशन यहाँ पे भी था, मोड इम्प्यूटेशन यहाँ पे भी था, तो दोनों को अप्लाई करने का तरीका सेम है, सेम है। बस कुछ चेंज नहीं करना, कॉलम के नाम चेंज होंगे, बाकी कुछ चेंज होने वाला। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, हॉट डेक इम्प्यूटेशन करेंगे और प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन करेंगे, और उसका देखेंगे कब किस को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक कि कोड भी सेम होगा पूरा, मोड फ्रीक्वेंट कैटेगरी को लगाने के लिए वहीं पे वही सेम कोड होगा, कस्टम इम्प्यूटेशन लगाने का भी सेम कोड होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे कैटेगोरिकल हो। अब हम ये दो टेक्निक्स देखेंगे, हॉट डेक और प्रॉक्सी वेरिएबल। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम जाएंगे अपने मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन पे, एंड देन हम जाएंगे मिसिंग इंडिकेटर्स पे।